अगर भगत सिंह आज फिर से जन्म लेते तो वे एक ऐसी दुनिया देखते जो तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी न्याय और समानता के लिए संघर्ष कर रही है। उनके विचार स्वतंत्रता और उन ताकतों के इर्द गिर्द घूमते जो अब भी लोगों का शोषण और दमन करती हैं। वे कैफे में चुपचाप बैठते, स्मार्टफोन की चमकती स्क्रीन देखते और लोगों को सोशल मीडिया में खोया हुआ देखते। यह हमारे दिमाग को बांधने वाली एक नई तरह की जंजीर है। उन्हें लगता कि लोग अब भी मानसिक रूप से कैद हैं, केवल शासकों द्वारा नहीं बल्कि खुद की बनाई सीमाओं से। इस नई तकनीकी दुनिया में वे महसूस करते कि लोग अपनी आजादी का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता कि आज की दुनिया में बाहरी आजादी के बावजूद मानसिक आजादी की कमी एक बड़ी समस्या है। आजादी से सोचने की ताकत, प्राधिकरण पर सवाल उठाने और नई सोच अपनाने की क्षमता, सब कुछ निरंतर जानकारी और मनोरंजन के शोर में खो गया है। भगत सिंह सोचते, आज क्रांति कहां है? वे शायद मानते कि क्रांति केवल शासकों को हटाने के बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन अदृश्य बाधाओं को तोड़ने के बारे में भी होनी चाहिए जो लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने से रोकती हैं। वे देखते कि भले ही उनका देश अब स्वतंत्र है, सच्ची आजादी, गरीबी, भेदभाव और अज्ञानता से मुक्ति अभी भी अधूरी है। वे शायद उन कारकों पर विचार करते जो लोगों की सोच को सीमित करते हैं, जैसे सामाजिक दबाव, रूढ़िवादिता, गलत जानकारी और अलग दिखने का डर। ये कारक अभी भी क्रांति के रास्ते में बाधा बने हुए हैं। वे शायद मानते कि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक समाज में प्रगति असंभव है। वे शायद लोगों से आग्रह करते कि वे अपनी सोच बदलें और सच्ची आजादी का हिस्सा बने। वे जोर देते कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है, पुराने विश्वासों को चुनौती देकर और नई सोच अपनाकर। उन्हें शायद बढ़ती असमानता की चिंता होती, जहां अमीर और भी अमीर हो रहे हैं और गरीब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऊंची इमारतें और महंगी कारें देखकर उन्हें लगता कि आज की नई रॉयल्टी बड़ी कंपनियों और नेताओं का एक समूह है जो आम लोगों की मेहनत पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। शायद भगत सिंह आर्थिक न्याय की बात करते और चेतावनी देते कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई से अशांति पैदा हो सकती है। वे यह भी समझते कि गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज की सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। वे मानते कि समाज में समानता के बिना सच्ची प्रगति असंभव है। वे शायद यह भी सोचते थे कि बढ़ती असमानता केवल आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करती है। वे जोर देते कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना समाज में शांति और स्थिरता संभव नहीं है। वे संसाधनों के उचित वितरण की बात करते थे ताकि हर व्यक्ति को अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने का अवसर मिल सके। भगत सिंह शायद तकनीक की बड़ी शक्ति को भी समझते। वे जानते कि तकनीक लोगों को जोड़ सकती है, लेकिन इसका उपयोग लोगों को नियंत्रित और गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। वे सोशल मीडिया की शक्ति देखकर हैरान होते, जो किसी उद्देश्य के लिए लोगों को एक साथ ला सकती है, लेकिन इसका उपयोग गलत जानकारी, नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाने में भी होता है। वे सोचते थे कि यदि इस शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो यह क्रांति की दिशा बदल सकती है। तकनीक लोगों के हाथ में होनी चाहिए, वे शायद कहते, ताकि यह सच्ची आजादी और समझ का साधन बने, न कि नियंत्रण का। वे जोर देते कि लोग तकनीक का समझदारी से उपयोग करें ताकि इसका लाभ समाज को मिले और इसका दुरुपयोग ना हो। वे मानते कि तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक विकास और सामुदायिक निर्माण के लिए भी होना चाहिए। वे युवाओं से अपील करते कि वे तकनीक का सही उपयोग करें ताकि यह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते जहां तकनीक लोगों को सशक्त बनाने, सीखने को बढ़ावा देने और सार्थक संबंध बनाने का साधन हो, न कि उन्हें अलग-थलग करने का। वे शायद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते, सामाजिक अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाते, हाशिए पर खड़े समुदायों का समर्थन करते और युवाओं को उनकी शक्ति के बारे में सिखाते, न कि केवल एक आर्थिक प्रणाली के भविष्य के श्रमिकों के रूप में,
बल्कि विचारकों और परिवर्तन लाने वालों के रूप में। वे युवाओं को पढ़ने, चर्चा में शामिल होने और सबसे महत्वपूर्ण सहानुभूति से कार्य करने के लिए प्रेरित करते। वे समझते थे कि सच्ची क्रांति लोगों के दिलों और दिमागों में बदलाव लाने से आती है। वे शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे और जोर देते थे कि युवाओं को जागरूक बनाना चाहिए ताकि वे सही और गलत में अंतर कर सकें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाना भी होना चाहिए। वे युवाओं से आग्रह करते कि वे जिम्मेदार नागरिक बने और अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें। वे उन्हें स्वयं सेवा करने, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने और अपने कौशल का उपयोग कमजोर लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करते। भगत सिंह मानते थे कि शिक्षा का असली उद्देश्य आत्म सशक्तिकरण होना चाहिए, जो केवल खुद तक सीमित न रहे बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो। वे सोचते थे कि यदि हर व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका समझे और सकारात्मक योगदान दे तो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। वे यह भी जोर देते कि हमें कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। वे मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक समाज के हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर नहीं मिलता। वे जोर देते थे कि एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता को पहचानकर अंतर लाने का प्रयास करना चाहिए। शायद आज भगत सिंह का दृष्टिकोण एक नई तरह की क्रांति पर केंद्रित होता, जिसे बंदूकों से नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान और एकता से लड़ा जाता। वे शायद लोगों से कहते कि वे किसी विदेशी शासक के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी उदासीनता और समाज में फैले भेदभाव के खिलाफ खड़े हों, अपने समुदायों की सेवा करके, अलग विचार रखने वालों से संवाद करके और जहां भी अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े होकर। वे शायद हमें याद दिलाते कि स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म नहीं हुई, इसका रूप बदल गया है। स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता भी है। वे शायद हमें प्रेरित करते कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। वे शायद जोर देते कि अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो बड़ा बदलाव आ सकता है।